एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर सभी छात्रों के लिए दरअसल कुछ यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर में और कुछ यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर में एक सीरीज पढ़ाई जाती है विश्व इतिहास की। फर्स्ट ईयर में पाश्चात्य विश्व के नाम से और थर्ड ईयर में विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं 1453 से 1870 तक की सीरीज के नाम से जो है थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो आज हम उसी सीरीज को लेकर के आए हैं। मैं आगे बढ़ूं, शुरू करूं सेशन को, उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आप लोग स्टार्टिंग से ही पूरी तरह से माइंड से फ्री हो जाएं कि किस प्रकार से हमारे ये सेशन चलने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो है विश्व इतिहास को लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर कोई विशेष सेशन नहीं लिए गए हैं, लेकिन अब इनकी शुरुआत की जा रही है आप लोगों की डिमांड के कारण ही। तो दोस्तों, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, डिटेल क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्राथमिक रूप से एक मॉडल पेपर दे रहा हूं जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और कल से या फिर मंडे से जो है इन्हीं क्लासेस का या कहें कि इन्हीं क्वेश्चनों को पूरे विस्तार में डिटेल में आंसर के रूप में हम जो है डिस्कस भी करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विषय की क्लासेस मंडे से डिटेल क्लासेस अन्य सब्जेक्ट की तरह स्टार्ट होने जा रही है। यदि आपके एग्जाम में अभी समय है तो डिटेल क्लासेस को देख करके जो है आप अपने इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नोट्स भी आप अरेंज कर सकते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा हर सेशन की अलग अलग। क्लियर है? तो 15 प्रश्नों पर आज की हमारा जो है ये डिस्कशन होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और इस सेशन का सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है कि पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और जब इसके बाद क्लासेस चालू होगी तो आप जो है उन क्लासेस में ज्यादा फोकस्ड रहोगे। ठीक है ना? तो आइए, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसी टर्म है जो आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, 2024 से लेकर के 2027 तक वाले बच्चों के लिए, सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। और ऑल यूनिवर्सिटी को कवर करता है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आपको आज क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है ना? इसके अलावा नए स्टूडेंट हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, आप चाहे किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, आपको लगभग आपके सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सब सब्जेक्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो नोट्स जो है आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बुक भी नहीं है, तो भी मात्र हमारे नोट्स को फॉलो करके भी दोस्तों आप जो है ना बीए के क्षेत्र में खंबे गाड़ सकते हो, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं उन 15 क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं जो हमारे आज का विषय है। पहला क्वेश्चन है, सामंतवादी व्यवस्था क्या हुआ करती थी? सामंतवादी व्यवस्था क्या थी? आप अच्छे जानते हैं, अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस नहीं करता हूं, बल्कि क्वेश्चन में दी गई टर्म पर फोकस करता हूं। और वो टर्म दुनिया की किसी भी किताब में कहीं पर भी मिले, आप वहां से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। यदि आप कोई स्पेशल कोई एक बुक को रेफर नहीं करते हो, अगर मैं आंसर कभी बाई चांस नहीं भी दे पाता हूं, तो भी आप क्वेश्चन का आंसर कहां से निकालोगे इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना? तो सबसे मेन क्या रहेगा आपका क्वेश्चन में, जहां जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, वो मेन टर्म है क्वेश्चन की, उस टर्म पर फोकस करना है, पूरे क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है। आइए बढ़ते हैं आगे। सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, उसके पतन के कारण बताने हैं आपको। क्या है? सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, उसके पतन के कारण बताना है। व्हाट वाज द फेडरल सिस्टम, एक्सप्लेन रीजन फॉर इट्स डाउनफॉल। तो इसके पतन के, डाउनफॉल के क्या रीजन थे? अथवा में भी सेम प्रश्न है, कुछ भी चेंजेस नहीं है कि सामंतवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और इस व्यवस्था के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। सेम प्रश्न है, कोई चेंजेस नहीं है। तो याद रखिएगा, सामंतवादी व्यवस्था आपकी पहली टर्म हो चुकी है। दूसरी टर्म है, इस सामंतवादी व्यवस्था के पतन के पीछे कौन से कारण थे। क्लियर है? तो ये दो टर्म को नोट डाउन कर लीजिएगा, दो टर्म पर फोकस कीजिएगा। जब मैं डिटेल क्लासेस लूंगा ना, तब आपको ये एक एक बात पूरी बेहतर तरीके से समझ आएगी और इस प्रकार से कहानी के रूप में समझेंगे कि जिंदगी में कभी कुछ और भूल जाओगे लेकिन इनको नहीं भूल पाओगे। ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण, रेनेसेंस। क्या बोलते हैं? रेनेसेंस। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? इटली में पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। इटली के लेखकों और कलाकारों का इसमें क्या योगदान रहा है, समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेनेसेंस? डिस्क्राइब इट्स रीजन फॉर रेनेसेंस इन इटली। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इटलीज इटलियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट इन इट? एक्सप्लेन। क्लियर है? तो पुनर्जागरण मेन कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा पुनर्जागरण के उदय के कारण कहां पर? इटली में। इटली में इसके उदय के कारण
दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा है यहाँ के अर्थात कि इटली के लेखक और राइटरों का इसमें क्या योगदान था, ये आपकी तीसरी टर्म हो जाती है जिसे आपको फोकस करना है। बात समझ आ रही ना। थर्ड प्रश्न लेते हैं, धर्म सुधार आंदोलन क्या है? धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या होता है? धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है और इसके कारण और परिणामों की व्याख्या आपको करनी है। 2 या कहें कि 3 टर्म आपके सामने है इस प्रश्न में भी। पहले आपको रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या होता है इसे समझाना है, इसके बाद में इसके काउसेस क्या है, कंसेक्वेंसेस क्या है, मतलब कारण क्या है और इसके परिणाम क्या रहे हैं ये समझाना है। तो ये 3 टर्म आपके सामने ये, ठीक है ना। इसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, निश्चित रहे आंसर शीट भी दूंगा आप लोगों को मैं, आंसर शीट भी आपको मिलेगी इन सभी 15 प्रश्नों की। और बहुत अच्छी बात है, आंसर शीट भी मिलेगी और हर एक क्वेश्चन पर एक अलग से लेक्चर भी मिलेगा। यदि समय है और विस्तार से पढ़ना आपको पसंद है तो बिल्कुल आ जाइए मंडे से क्लासेस में, इवनिंग टाइम में आपको डेली क्लासेस मिलेगी आपको। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यवाद क्या होता है? वाणिज्यवाद से आप क्या से है, इसके उदय के कारण क्या है, इसके उदय के कारण और वाणिज्यवादी विचारकों के विचार क्या है, इसको लेकर के 3 टर्म आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। वाणिज्यवाद का अर्थ बताना है, वाणिज्यवाद के उदय के कारण बताना है और वाणिज्यवादी जो विचारक रहे हैं वो विचारक जो वाणिज्यवाद को सपोर्ट करते हैं उनको वाणिज्यवादी विचारक कहेंगे, उनके विचारों के बारे में आपको बताना है। क्लियर है? What is meant by the mercantilism? Mercantilism throw light on the reason for its rise and mention the major mercantilist thinkers. क्लियर है? mercantilist thinkers कुछ टर्मोलॉजी, कुछ शब्द या कुछ टर्म ऐसी होती है जो जुबान पे बार बार ना आने के कारण कंफ्यूज भी कर देती है। कोई टर्म है वो जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही हो या हिंदी की हो। अधिकतम रूप से ये कब देखी जा सकती है, जब हम एग्जाम में आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो उस समय में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे 3 से 4 बार पढ़ना होता है, तब जाकर के क्वेश्चन हमें समझ आता है, एक बार में समझ नहीं आता। उसके पीछे रीजन ये नहीं होता है कि उसकी लैंग्वेज टफ है, बल्कि रीजन ये होता है कि क्वेश्चन में जो टर्म दी गई है ना वो टर्म से हम अच्छे से रूबरू नहीं है, ज्यादा अच्छे से परिचित नहीं है। हो सकता है अपने जीवन काल में 2-4 बार ही उसको पढ़ा हो, कभी देखा हो, बार बार उसका रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो उसका समाधान यही हो सकता है कि आप जो है ना कोशिश ये किया करें कि हिंदी की जो टर्म है उसको इंग्लिश में भी याद करने का प्रयास करें। कभी कभी कोई शब्द ऐसा हो जाता है जो हिंदी के टर्म को याद करना मुश्किल और याद रखना मुश्किल, और इंग्लिश वाली टर्म को याद करना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। उस सुविधा के तौर पर देखा जाए तो हमें क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्राप्त होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभावों की विवेचना कीजिए। सेम 3 टर्म आपके सामने आ चुकी है। औद्योगिक क्रांति क्या थी विशेष रूप से इंग्लैंड में, और इसके उदय के कारण क्या थे औद्योगिक क्रांति के, और इसके प्रभाव कौन कौन से रहे हैं। 3 टर्म यहां पर डिस्कस करना है। डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान में औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंग्लैंड में आपने सेपरेटली बात कर ली इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान में की औद्योगिक क्रांति पर भी आपको जो है कुछ डिस्कस करने को कहा जा सकता है। राइट नोट्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन अमेरिका, जर्मनी, रशिया एंड जापान। अथवा में है यूरोप में औद्योगिक क्रांति पर टिप्पणी लिखिए यूरोप में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में हुई थी, इसके कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या रहे, विवेचना कीजिए। सेम 3 टर्म आ रही है आपकी, है ना। तो यहां से आप लोग है ना इन प्रश्नों की जो क्रांति वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें कॉमन जो अपने देख रहे हैं, तो क्रांति का परिचय देते हुए उसके उदय के कारण और उस क्रांति के आने से प्रभाव क्या पड़ा, उन प्रभाव ही परिणाम होंगे ना, तो परिणाम या प्रभाव
है ना, ये बताना है। तो कुल मिलाकर के 3 टर्म आपको विशेष रूप से लेकर के चलना है, चाहे कोई वो रिवोल्यूशन हो, है ना, कोई क्रांति हो या फिर कोई आंदोलन हो, इनको जो है मैक्सिमम रूप से जो है आप कम से कम, सॉरी माफ कीजिएगा, मिनिमम रूप से आपको 3 टर्म तो फोकस करनी ही करनी है। ठीक है, डिस्कस द कॉजेस एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की क्रांति के कारणों और परिणामों पर प्रतिक्रिया। सेम आ रहा ना, अमेरिका की क्रांति, तो पहले आपको अमेरिका की क्रांति के बारे में समझाना है, उसके बाद में इसके कारण और परिणामों पर प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द कॉजेस एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। यार इस वाले पार्ट में ना क्रांति से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्रांति वाले पार्ट को तो आप छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जहां जहां से भी बन सकता है ना उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। रटना तो कुछ होता ही नहीं, आप जानते हैं, जैसे 4 से 5 बार पढ़ना होता है। अगर व्यवस्थित रूप से पढ़ोगे तो 4 या 5 बार पढ़ने मात्र में आपको क्वेश्चन रटा जाता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है पढ़ने की तो, या फिर मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं अगर उसके माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसकी तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 या 5 बार भी आप लोग पढ़ लिए ना, छप जाता दिमाग में, पूरा उसका स्ट्रक्चर थक जाता, पूरी तरह छप जाता है। ओके, गलती से अगर आपने क्लास लेक्चर लेने के बाद में अगर हमारी नोट्स का रिवीजन लगा लिया तो फिर तो भूलना नामुमकिन है। डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अथवा में है फ्रांस की 1789 की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ठीक है ना, फ्रांस की जो 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उस क्रांति का सपोर्ट करने वाले जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों की उसमें क्या भूमिका रही है, यह समझाना है आपको। चलिए, रिव्यू द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है नेपोलियन की प्रारंभिक सैनिक सफलताओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। नेपोलियन की जो प्राइमरी मिलिट्री थी, नेपोलियन की जो प्राइमरी मिलिट्री थी, उसकी सफलता का उल्लेख करना है, सफलता के बारे में बताना है कि उसकी जो प्रारंभिक सैनिक थे, सेना थी, वो सफल क्यों हुई। इसके अलावा अथवा में थोड़ा सा इसका अलग क्वेश्चन या इसके आगे का थोड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नेपोलियन के पतन के कारण कौन से थे, पतन के कारण कौन से थे, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहां जो है आपसे 3 टर्म विशेष रूप से पूछ ली गई है। नेपोलियन की प्रारंभिक सेना के बारे में आपको बताना है, प्रारंभिक सेना, ठीक है, प्रारंभिक सेना, प्राइमरी मिलिट्री, और इसके अलावा नेपोलियन जब आगे बढ़ा तो उसके पतन जो हुआ, तो पतन के पीछे कौन से कारण थे, उन कारणों का आलोचनात्मक तरीके से परीक्षण करना है। क्लियर है। मेंशन द इनिशियल मिलिट्री सक्सेस ऑफ नेपोलियन एंड क्रिटिकली, माफ कीजिएगा, और क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेस ऑफ नेपोलियंस डाउनफॉल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्रीमिया के युद्ध। क्रीमिया के युद्ध 1854 से 1856 के कारण, घटना और परिणाम। ठीक है ना, कितनी टर्म हो गई आपकी, 4 टर्म हो चुकी। क्रीमिया के युद्धों के बारे में बताना है। दूसरी है इन युद्धों के पीछे कारण क्या थे, घटना क्या थी और परिणाम क्या रहा, यह बताना है। डिस्कस द कॉजेस, इवेंट्स एंड कंसेक्वेंस ऑफ क्रीमियन वॉर 1854 टू 1856। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में 1832 के प्रथम सुधार अधिनियम की विवेचना कीजिए। प्रथम सुधार अधिनियम, इंग्लैंड में जो पहला सुधार अधिनियम लागू किया गया था वह अधिनियम कौन सा था और उस अधिनियम के परिणाम क्या रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 2 टर्म आपसे पूछी गई है। डिस्कस द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 इन इंग्लैंड एंड एक्सप्लेन इट्स रिजल्ट्स, परिणाम। अथवा में है 1832 के प्रथम सुधार कानून की व्याख्या कीजिए। यही प्रश्न है, घुमाकर पूछ लिया गया। प्रथम सुधार कानून या प्रथम सुधार अधिनियम सेम एक ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका के गृह युद्ध के कारण, घटना और परिणाम पर प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द कॉजेस, इवेंट्स एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन द अमेरिकास फ्रीडम स्ट्रगल। अथवा में है अमेरिका के गृह युद्ध पर एक लेख लिखिए। सेम प्रश्न है, ठीक है ना, ऐसे ऑन अमेरिकन सिविल वॉर,
सेम प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रश्न की भाषा को बदल दिया गया है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सन 1870 तक इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब समझिएगा यहां पर इटली का एकीकरण, ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका, इटली का एकीकरण। और इटली का एकीकरण करने में कौन कौन सी स्टेप को फॉलो किया गया था, कौन कौन से चरणों से गुजरा गया था, उन चरणों के बारे में आपको बताना है, स्टेप बतानी है। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस फेसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली टिल 1870। अथवा में है इटली के एकीकरण के विभिन्न सोपानों का अध्ययन कीजिए। कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर, चाहे वो विभिन्न चरणों की बात कर दे, चाहे वो विभिन्न सोपानों की बात कर दे, या वो एक प्रक्रिया के बारे में बोल दे, ये इसका जो मेन होता है ना, जो अर्थ होता है वो सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। स्टडी द वेरियस स्टेजेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्लियर है, इसीलिए बोल रहा हूं कि हिंदी की टर्म को कभी कभी इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, क्योंकि इंग्लिश में इतना चेंजेस नहीं होता जितना हिंदी में घुमा जा सकता है ना, उतना इंग्लिश में नहीं घुमा जा सकता। इंग्लिश में उसी आप इधर से कान पकड़ो उधर से पकड़ो, ये हिंदी में आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में तो आपको बस एक ही इशारा मिलेगा, कान पकड़ना, दैट्स ऑल। इसके अलावा ये मतलब नहीं कि इधर से पकड़ रहे हो, जरूरत नहीं है। इसलिए बोलता हूं कि कभी कभी हिंदी वाली टर्म को इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, ताकि थोड़ा सा जो है आप कंफ्यूजन से बच जाओगे। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जिस तरह आपने देखा इटली का एकीकरण, उसी तरह से जर्मनी का एकीकरण और इसकी प्रक्रिया, सोपान या चरण। ठीक है, स्टडी द वेरियस स्टेजेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्लियर है, तो ये 15 प्रश्न जो है, अगर इनकी तैयारी आपने पूरे विस्तार से डिटेल में अगर कर ली, जैसा मैं बोलता हूं उस प्रकार से अगर तैयारी कर ली, उस लेवल पर जाकर के तैयारी कर ली ना, तो यकीन मानिएगा चाहे कोई भी आपका पेपर सेट कर दे, कोई भी पेपर बना दे, आप बहुत ही खुश होकर मुस्कुराते हुए घर आओगे। ठीक है, और मैंने अधिकतर ये देखा कि जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम अभी नहीं है, काफी समय है अभी एग्जाम में, तो समय है तो समय का सदुपयोग करते हुए ही जो है हम भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में ज्वाइन कीजिएगा क्लासेस को। इसके अलावा जो प्रश्न मैं आपको ये दे रहा हूं, बिल्कुल इनका तो ना प्रिंट आउट निकला लीजिएगा मार्केट जाकर के, और ये प्रश्न जो है ना, या तो प्रिंट आउट निकला लीजिएगा, ये सुविधा नहीं हो आपके पास तो हाथ से नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ मोबाइल में पीडीएफ मत रखना इसकी, ये जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चनों की। इसको डाउनलोड करके उस सारे प्रश्नों को आप हाथ से नोट डाउन करके और उस पेज को अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। और जब भी ये क्लासेस चालू होगी ना, तो हर एक क्वेश्चन में जो टर्म है उसको मार्क कर लीजिए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा उनको, ताकि जब क्लासेस लूंगा तो उस जब भी वो टर्म पढ़ाऊंगा ना, तो उस पर फोकस करना। मैं बोल रहा हूं ना कि मजाक मजाक में ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट आपका कब तैयार हो जाएगा, और बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। चलिए, तो इसके लिए 10 टर्म लास्ट वाली देने वाला हूं, जो लघु प्रकृति की होती है, जो 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसे 10 प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, मतलब 10 टर्म आपको दे रहा हूं, इन पर भी आपको फोकस करना है। 15 प्रश्न तो आपके मेन हो गए, जो मेन प्रश्न थे। इसके अलावा लघुत्री प्रकृति के 10 प्रश्न और एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कौन कौन है, किस किस पर के बारे में लिखना है? फ्रांसिस बेकन, थॉमस मूर और विलियम शेक्सपियर। क्लियर है, इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसी प्रकार से दांते साहब, माइकल एंजिलो, पेट्रार्क, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल और इमार्स्म, इन पर भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी इनके बारे में होना चाहिए। इनमें से किसी पर भी टिप्पणी करने को कहा जा सकता है। कहने का अर्थ ये 9, 6 नीचे वाले और 3 ऊपर, 9 जो टर्म है या 9 जो दार्शनिक रहे हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इनको कर लिया, दैट्स ऑल, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद में उपनिवेशवाद मेन कॉन्सेप्ट है आपका। उपनिवेशवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना, कॉलोनियलिज्म के बारे में और इसके प्रारंभ के कारण क्या थे, ठीक है ना, उपनिवेशवाद। और इसके अलावा कुछ टिप्पणी करने को लिए थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन और बोस्टन टी पार्टी।
प्रश्न नंबर 5 में फ्रांस की क्रांति का इटली और जर्मनी पर प्रभाव बताइए। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इटली एंड जर्मनी। प्रश्न नंबर 6 है वियना कांग्रेस के कार्य क्या है, वियना कांग्रेस के कार्य क्या रहे और उनकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, मतलब आलोचना भी आपको करनी है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 7 से देखें तो मेटरनिक की गृह नीति क्या थी। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिसी क्या थी मेटरनिक की। इसके अलावा 1830 और 1848 की जो क्रांतियां हैं उनके बीच में अंतर क्या था, डिफरेंस क्या था। प्रश्न नंबर 9 है चार्टिस्ट आंदोलन की मांगे क्या थी। और लास्ट है फ्रैंकफर्ट संधि क्या थी, इसके परिणाम क्या थे। 10 टर्म आपके सामने ये रही, 15 मुख्य प्रश्न और 10 लघुत्तरी प्रकृति के। बस दोस्तों इतना ही अगर आपने ये कर लिया, समझ जाइए कि इस पूरे विषय पर आपने विजय प्राप्त कर ली। अब आपको हराने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अगर इतनी तैयारी आप लोगों ने कर ली ना, इतने तैयार होकर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, चाहे आप एमए कर रहे हो या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं इस सीरीज के अंतर्गत, अगर इतनी तैयारी 1453 से 1870 तक के इतिहास, विश्व इतिहास के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, चाहे आप स्टेट पीसीएस में जा रहे हो एग्जाम देने, चाहे वनडे एग्जाम में जा रहे हो, एमए वाले स्टूडेंट हो या बीए वाले हो, पूरी गारंटी से बोल सकता हूं एक एक कॉन्सेप्ट की पूरे जड़ तक, गहराई तक जाऊंगा मैं, एक एक बारीकी से आपको हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक बार अच्छे से आपने समझ लिया, गारंटी के साथ बोलता हूं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और खासकर बीए और बीए वाले बच्चों के लिए, वो फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में किसी में भी हो सकता है, अगर उन्होंने इन जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिए हैं इस मॉडल पेपर के रूप में, इतने प्रश्नों की तैयारी कर ली ना, तो यकीनन मानिए दोस्तों कि इस विषय पर आपकी विजय प्राप्त हो चुकी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब आपको कोई ऐसा प्रश्न दे दे जो आप कर ना पाओ। 100% कर जाओगे। हमारे मॉडल पेपर की यही खूबसूरती है। मैं कभी प्रश्न पर फोकस करता ही नहीं हूं कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, मैं टर्म को लेकर आता हूं, टर्म देखता हूं कि टर्म क्या इंपॉर्टेंट है और किस एक टर्म को पकड़ लेने से उसके चारों तरफ की टर्म कैसे कवर हो जाएगी, उस पर मेरा मेन फोकस होता है। मॉडल पेपर जो बनाने का मेरा तरीका है वो मेन तरीका यही होता है कि एक ऐसी टर्म लेता हूं जिसको पढ़ लेने से उसके चारों तरफ के जितना भी कंटेंट है वो अपने आप याद हो जाए या रह जाए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और कोशिश करेंगे दोस्तों कि कल से ही क्लास लाने की। अगर कल से संभवता नहीं हो पाई तो मंडे से इवनिंग में डेली शाम को 6 बजे आपको इस सब्जेक्ट की एक लेक्चर आपको डेली जरूर मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले सेशन में, लेकिन कोशिश करिएगा दोस्तों, आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि जितनी अधिकतम संख्या में आप लोग क्लास अटेंड करोगे, मेरा उत्साह उतना ही बढ़ेगा और मैं उसी प्रकार से क्लासेस आपकी कंटिन्यू देता रहूंगा। ठीक है ना। तो अधिकतम संख्या में आइएगा, थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। जितना हो सकता है मिनिमाइज भी करूंगा मैं क्वेश्चनों को, और जो है कंटेंट को मिनिमाइज करके और बेहतर तरीके से और आसान और व्यवहारिक भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, जैसा कि हर सब्जेक्ट में मैं करता आया हूं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।